हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एलीट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक 11th मैथमेटिक्स और 12th मैथमेटिक्स दोनों के सिलेबस का पार्ट है। हाँ, वो बात अलग है कि 11th क्लास में ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिलेबस में आता है और 12th क्लास में ये कोर मैथमेटिक्स के सिलेबस में है। नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेट अस फर्स्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इवेंट, दैट इज डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर दीज डिपेंडेंट इवेंट्स। अब सपोज करो तुम्हारे पास दो इवेंट्स तुम परफॉर्म कर रहे हो, एक है ए और दूसरा है बी। अब ये जो बी इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी अगर ए इवेंट के आउटकम के ऊपर डिपेंड करती है तो ऐसे केसेस को हम डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं, है ना। ये डिपेंडेंट इवेंट है, क्यों है? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट के आउटकम पर डिपेंड करती है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास एक बैग है ना, यू हैव वन बैग। उस बैग में तुम्हारे पास 4 वाइट और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। अब तुम इस बैग में से एक बॉल निकालते हो और उस बॉल को तुम बैग से बाहर रख देते हो ना। वो जो तुमने पहली बॉल निकाली है इस बैग में से, वो बॉल या तो वाइट होगी या फिर ब्लैक होगी। इट विल बी ईदर वाइट और ब्लैक, दो ही तरह की तो बॉल्स हैं। तो अगर वो वाइट है और तुमने उसको बाहर भी रख दिया है तो अब तुम्हारे पास बैग में 3 वाइट और 6 ब्लैक बची हैं। और अगर वो ब्लैक है तो अब तुम्हारे पास बैग में 4 वाइट और 5 ब्लैक बची हैं, क्योंकि एक ब्लैक तो तुम निकाल चुके हो बाहर। तो इस तरह से ये कंपोजिशन हो सकती है। नाउ इफ़ यू ड्रॉ वन मोर बॉल फ्रॉम द बैग, अब तुम इसके बाद एक और बॉल निकालते हो, ठीक है। तो अब तुम अगर एक और बॉल निकालते हो तो उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3/9 भी हो सकती है, 4/9 भी हो सकती है। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि जो फर्स्ट वाली बॉल निकली थी वो कौन सी निकली थी। अगर फर्स्ट वाली बॉल वाइट निकली थी तो अब सेकेंड बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3/9 है। और अगर फर्स्ट वाली बॉल ब्लैक निकली थी तो सेकंड बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी 4/9 है। मतलब सेकंड बॉल में वाइट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी। वो इस पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट जो इवेंट हुआ था, मतलब जो फर्स्ट बॉल तुमने ड्रॉ की थी वो कौन से कलर की आई थी। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं इन्हें हम डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं ना। बात समझ में आ गई कि दो अलग अलग केसेस हो गए हमारे पास। फर्स्ट इवेंट का जो भी आउटकम होगा, वाइट निकलेगा या ब्लैक निकलेगा, उसके हिसाब से सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिसाइड होगी। ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में ही यूज़ की जाती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो पहली चीज़, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसका मतलब क्या है। हम इसको लिखते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज रिटन एज PA/B, है ना। इस तरह से लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, A/B। नाउ A/B का मतलब है कि A के होने की प्रोबेबिलिटी जब B ऑलरेडी अकर हो चुका है। दिस मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A व्हेन B हैज अकर्ड, B हैज अकर्ड, मतलब B ऑलरेडी हो चुका है, अब A के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब A की प्रोबेबिलिटी इस पर डिपेंड कर रही होगी कि B में क्या आया था। तो इसीलिए हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन होती है। और कंडीशन क्या होती है कि ये जो इवेंट B है ये ऑलरेडी अकर हो चुका होता है, अब तुम्हें A के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला PA/B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाता है। तो अगर तुम्हें A और B इन दोनों के बारे में पता है कि A वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालनी है और B वो इवेंट है जो अकर हो चुका है, तो तब A/B की प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड इट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला।
नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन यूज़ दिस, इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व यूज़ करने के लिए 2-3 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले ये एक एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है, 2 इवेंट्स डिफाइन कर रखे हैं। पहला इवेंट है ई, हेड ऑन थर्ड टॉस, दूसरा इवेंट है एफ, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। नाउ तुम्हें यहाँ पर E बाय एफ निकालना है, यू हैव टू फाइंड E बाय एफ। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, E और F को पहले आइडेंटिफाई करो और उसके जो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो निकाल लो। तो पहली चीज़ है, कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया है, तो ये तो सबको पता ही है कि कॉइन को जब हम 3 बार टॉस करते हैं तो हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं 8। वी हैव टोटल 8 आउटकम्स, HHH, HHT, HTH एंड सो ऑन, ऐसे 8 आउटकम्स बनते हैं। E क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस, तो E को पहले मैं डिफाइन करता हूँ, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो मुझे वो आउटकम्स लिखने होंगे जिसमें हेड थर्ड टॉस पर आ रहा है, तो मैंने लिख लिया HHH, HTH, TTH एंड THH। ये 4 केसेस हैं, 4 आउटकम्स हैं जिसमें हमारे पास हेड थर्ड टॉस में आ रहा है। सब में देखो हेड लास्ट में आ रहा है, 4 ही आउटकम्स हैं, 8 में से 4 आउटकम्स ऐसे हैं। एफ दे रखा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो एफ ले लेते हैं हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो HHT, HHH। कुछ और तुम्हारे दिमाग में आता है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस? नहीं, तो हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस के केस में तो 2 ही आउटकम्स हैं हमारे पास, तो ये हमारे 2 आउटकम्स हो गए। नाउ अब निकालो E इंटरसेक्शन F, इन दोनों का कॉमन निकालो। तो E इंटरसेक्शन F यू कैन सी इज HHH। तो सबसे पहले जो 2 इवेंट्स हैं उनको डिफाइन करो, उनके आउटकम्स फाइंड करो और फिर उसके बाद उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। इंटरसेक्शन तुम जानते ही हो, इंटरसेक्शन मतलब द कॉमन पार्ट अमंग द 2। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटीज़ निकालना शुरू करो। मुझे निकालना है E बाय एफ की प्रोबेबिलिटी। तो E बाय एफ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। जो बाद में है इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है। नाउ E इंटरसेक्शन F, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें तो एक ही आउटकम है और टोटल आउटकम्स हमने पहले ही डिस्कस किया था, 3 टॉसेस हैं तो टोटल आउटकम्स 8 हैं। तो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। फिर F में कितने आउटकम्स हैं, 2, तो फिर 2 आउटकम्स हैं तो F की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/8, तो दैट इज 1/2। तो E बाय एफ की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब यहाँ पर E बाय एफ का मतलब क्या है, यहाँ पर E बाय एफ का मतलब है कि अगर 2 टॉसेस में हेड आ चुका है, 2 टॉसेस में मतलब फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड आ चुका है, तो उसके बाद थर्ड टॉस में हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2, दैट इज 1/2। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट अस टेक वन मोर सच एग्जाम्पल। अब ये एक क्वेश्चन लिखा है तुम्हारे सामने, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स देखो, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो तुम्हारे टोटल आउटकम्स जो हैं वो हैं 36। डाई को हम 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो 36 टोटल आउटकम्स हो गए। एंड द सम ऑफ नंबर्स अपियरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। नाउ एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सम ऑफ नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6, मतलब 2 डाइस को जब हमने थ्रो किया तो उस पर जो सम आया है वो सम 6 आया है, ये हमें पता पड़ गया है, मतलब दिस इज नोन टू अस। इज ऑब्जर्व टू बी 6 मतलब सम 6 आया है, ये हमें पता है। नाउ व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। तो तुम्हें फोकस क्या करना है, तुम्हें फोकस करना है 2 चीज़ों पर। पहला तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, तो यहाँ तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। तो सबसे पहले मैं ए को डिफाइन करूंगा कि 4 हैज अपीयर्ड
वंस। और इसी तरह से मैं b मान लेता हूं कि b हमने क्या मानना है, सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज 6, सम ऑफ नंबर्स इज 6। मतलब हम क्या कर रहे हैं भाई, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको a मान रहे हैं और जो नॉन इवेंट है उसे हम b मान रहे हैं। ठीक है, हमेशा यही करने वाले हैं। तो a के आउटकम्स देखते हैं, 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, तो इसके आउटकम्स निकालते हैं। इसके आउटकम्स आएंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 एंड देन 1 4 2 4 3 4 4 4 में लिखूंगा नहीं, ऑलरेडी आ चुका है 5 4 और 6 4। ये मेरे आउटकम्स होंगे। टोटल 11 आउटकम्स हैं, काउंट करेंगे। और b हम मान लेते हैं कि सम ऑफ नंबर से 6 था, तो b के आउटकम्स हम निकाल लेते हैं जिनका सम 6 है। तो वो मेरे पास आने वाले हैं 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1। तो सबसे पहले मैंने a और b डिफाइन किया, फिर a और b के आउटकम्स निकाल दिए। और अब जब a और b के आउटकम्स पता है तो मैं a और b का इंटरसेक्शन भी निकाल सकता हूँ। तो अब मैं निकालता हूँ a इंटरसेक्शन b, जो कि आएगा, कॉमन देख लें दोनों में, तो 2 4 कॉमन है और 4 2 कॉमन है। यही दो चीजें इसमें कॉमन है, 4 2 और 2 4, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं। तो a इंटरसेक्शन b में आने वाला है 2 4 और 4 2। नाउ अब प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है a बाई b। a बाई b क्यों? अरे क्योंकि मैंने अभी पहले ही बताया था कि a हम उसे मान रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो a बाई b का क्या मतलब है, a के होने की प्रोबेबिलिटी जब b नोन है, तो इसीलिए a बाई b। इसीलिए मैं हमेशा a उसे मान रहा हूं जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। तो a बाई b की प्रोबेबिलिटी निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। नाउ a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी, तो a इंटरसेक्शन b में कितने आउटकम्स हैं, 2, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। पेयर ऑफ डाइज है तो 36 टोटल आउटकम्स होंगे, तो ये 36 अपॉन b में कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 5। तो b की प्रोबेबिलिटी हो गई 5 बाय 36, यानी कि 2/5। सो दिस इज योर आंसर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो 2/5 तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसा है ना, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है चीज। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें। सो इट इज अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन। कपल हैज 2 चिल्ड्रन, तो भाई एक कपल है, उसके 2 बच्चे हैं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, पहली चीज तो उसका सैंपल स्पेस होगा बॉय बॉय, दोनों बॉयज हो सकते हैं, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, या फिर गर्ल गर्ल। 2 बच्चे हैं तो या तो दोनों बॉयज होंगे, या फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल होगा, एंड वैसा वर्सा एंड बोथ गर्ल्स। ऐसे 4 केसेस पॉसिबल है। नाउ सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन में ये तो दे रखा है कि भाई कपल है 2 चिल्ड्रन, मैंने उस हिसाब से सैंपल स्पेस निकाल दिया। अब प्रोबेबिलिटी देखो किसकी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। दोनों चिल्ड्रन के गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम ए मान लेते हैं कि बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स। जैसा हम हमेशा डिसाइड करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ए है, तो इसके आउटकम्स होंगे हमारे पास जी जी बोथ गर्ल्स के, और बी हम उसे मानेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। आई एम सॉरी, बी वो इवेंट है जो कि नॉन इवेंट है। तो नॉन इवेंट कौन सा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ गर्ल। तो बी एटलीस्ट वन इज गर्ल। अब एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, तो इसके आउटकम्स क्या होंगे, या तो गर्ल बॉय, बॉय गर्ल, या फिर गर्ल गर्ल। एटलीस्ट वन इज अ गर्ल का मतलब है कम से कम एक गर्ल है, तो एक गर्ल भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। नाउ अब इन दोनों के आउटकम्स भी निकल चुके हैं, इवेंट्स भी डिफाइन हो गए, आउटकम्स भी आ गए। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन देखें क्या है, जी जी।
तो अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो ए बाय बी की, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में 1 ही आउटकम है, तो 1/4 अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी, तो बी में 3 आउटकम्स हैं, तो इट इज 3/4, तो 1/3 इज योर आंसर। तो क्वेश्चन ये था कि भाई दो बच्चे हैं अगर एक कपल के, तो दोनों के गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, जब तुम्हें पता था कि भाई कम से कम एक गर्ल तो है ही। अब इस केस में तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 1/3 आई। नॉर्मली अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई कंडीशन नहीं दे रखी होती, सिंपल तुम्हें ये बोला होता कि एक कपल के 2 चिल्ड्रन हैं, दोनों के गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो तुम निकालते 1/4, पर अब तुम देख रहे हो क्योंकि कंडीशनल है तो वही प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी चेंज हो गई है, बिकॉज अ गिवन कंडीशन इज देयर। इसी तरह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसको टू फिनिश इट ऑफ। लेट अस टेक द लास्ट एग्जांपल। एक स्कूल है जिसमें तुम्हें दे रखा है कि 1000 चिल्ड्रन है, देयर आर 1000 चिल्ड्रन। नाउ आउट ऑफ दोज 1000 चिल्ड्रन 430 आर गर्ल्स, उसमें से 430 गर्ल्स है, और साथ में ये भी दे रखा है कि 10% ऑफ द गर्ल्स आर इन क्लास 12th, मतलब क्लास 12th में 10% ऑफ द टोटल गर्ल्स आर इन क्लास 12th। 43, 430 का 10%, 43 गर्ल्स 12th में, ये गिवन है। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन स्टूडेंट रैंडमली स्टडीज इन 12th। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि कोई भी स्टूडेंट अगर हमने सिलेक्ट किया है तो वो 12th में होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो एक कि सिलेक्टेड स्टूडेंट स्टडीज इन 12th, और बी नॉन इवेंट होता है, तो गिवन क्या है, गिवन दैट शी इज अ गर्ल, तो बी क्या मानेंगे, सिलेक्टेड स्टूडेंट इज अ गर्ल। नाउ ए क्या है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट 12th में है, बी क्या है कि भाई वो स्टूडेंट गर्ल है, तो 12th के सारे बच्चे ए में आ रहे हैं, गर्ल्स सारी बी में आ रही हैं, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, तो वो बच्चे आएंगे जो 12th में भी हैं और गर्ल भी है, मतलब गर्ल स्टूडेंट ऑफ 12th वो आएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। तो ए इंटरसेक्शन बी में आने वाले हैं सिलेक्ट गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ 12th। नाउ प्रोबेबिलिटी निकालो ए बाय बी की, तो ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी एज यूजुअल होगी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, गर्ल स्टूडेंट ऑफ 12th। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 12th क्लास में गर्ल स्टूडेंट्स कितनी थी, 12th क्लास में 43 गर्ल स्टूडेंट्स थी, 430 तो टोटल गर्ल्स थी, उसमें से 10% 12th में थी, तो 43 स्टूडेंट्स किसमें है, 12th में, तो 43/1000 अपॉन बी, मतलब सिलेक्टेड स्टूडेंट इज अ गर्ल, गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी। तो गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी, तो भाई गर्ल कितनी है, गर्ल हमारे पास 430 है, तो इट विल बी 430/1000, दैट इज 1/10 इज द प्रोबेबिलिटी। 43/430 आ जाएगा, यानी कि 1/10 प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई कि किसी भी स्टूडेंट के 12th क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी अगर वो गर्ल है तो, इन केस द स्टूडेंट इज अ गर्ल। सो ये एक ब्रीफ आउटव्यू था तुम्हारा इस टॉपिक का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इफ़ यू विश यू कैन गो थ्रू इट वंस अगेन। इसी तरह से अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड को अगर इस टॉपिक में कोई नीड है, हेल्प है, ज़रूरत है, तो यू कैन फॉरवर्ड दिस वीडियो और यू कैन शेयर दिस वीडियो टू दोज स्टूडेंट।